नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं, उसी के साथ खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। शुक्रवार को मार्केट आवर्स के बाद कई सारे नतीजे आए हैं, उस पर भी हम फोकस करेंगे। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर नजर डालेंगे और हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान भी जुड़ेंगे जो आपको ट्रेडिंग आइडियाज देंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो करीब 25 अंकों की तेजी के साथ 24,200 के पार गिफ्ट निफ्टी निकलता हुआ पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। वही एशियाई बाजारों की बात करें तो काफी मिला जुला कारोबार एशियाई बाजारों में दिखा है। निके यानी जापानीज मार्केट की बात करें तो 1.5% से ज्यादा की तेजी जापानीज मार्केट्स में आज सुबह दिखी है। वही कोरियन मार्केट की बात करें, कॉस्पी 0.8% की तेजी के साथ यहां पर भी कारोबार दिखा है। चाइना और हांगकांग के बाजारों की बात करें तो यहां पर थोड़ी सी सुस्ती आज सुबह दिखी है। CSI 300 इंडेक्स 0.2% की गिरावट के साथ कारोबार। वही हैंगसेंग इंडेक्स की बात करें तो यहां पर ज्यादा कुछ एक्शन दिखा नहीं है, लेकिन हमारे बाजारों के लिए पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 24,220 के पास करीब 30 अंकों की तेजी आज सुबह दिख रही है। लेकिन ग्लोबल बाजारों से और क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं, अभिषेक अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बताएं अमेरिकी और यूरोपियन बाजारों से कैसे संकेत निकले हैं जिसका इम्पैक्ट हमारे बाजारों पर दिखाई दे सकता है। आशीषा, गुड मॉर्निंग और आपको भी दिवाली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, अगर हम ग्लोबल बाजारों की बात करें तो वीकेंड पर मिडिल ईस्ट से कुछ नेगेटिव खबरें आई, लेकिन बाजार जिस चीज़ को लेकर सशंकित था, जिस चीज़ को लेकर डर था, वो चीज़ नहीं हुई है। इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक किए हैं मिसाइल के जरिए, फाइटर जेट के जरिए, लेकिन वहाँ पर सैन्य ठिकानों को भी हमला बनाया गया है और जो न्यूक्लियर उनके ठिकाने हैं या फिर ऑयल के जो ठिकाने हैं वहाँ पर हमले नहीं किए गए हैं। तो बाजार ने इसको पॉजिटिवली लिया है और उसके ऊपर रिएक्शन दिया है। कम से कम कच्चे तेल को देखकर हम ये कह सकते हैं, क्योंकि एनर्जी और ऑयल की जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब नहीं हुई है, उसके चलते हमने ब्रेंट क्रूड में कमजोरी देखी है। आज 4% के आसपास से गिरावट है कच्चे तेल के भाव में और ब्रेंट क्रूड ट्रेड करा है $73 के नीचे। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि राहत की चीज है। करीब महीने भर पहले जब ईरान ने इजराइल पर हमले किए थे, तब से लेकर इस बात का डर था कि इजराइल रिटेलिएटरी अटैक्स कब करेगा और करेगा तो किन किन चीजों को निशाना बनाएगा। तो एक ये डर कहीं ना कहीं थोड़ा सा किनारे हुआ, थोड़ा कह सकते हैं कि उसको लेकर दिक्कतें कम हुई हैं। अगर हम अमेरिकी बाजारों संकेतों की बात करें तो शुक्रवार को नैस्डैक 103 अंक चढ़ा है, इंट्राडे में नया रिकॉर्ड बना है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स में 5वें दिन कमजोरी रही है और शुक्रवार को 260 अंक गिरकर बंद हुआ है। डाउ में S&P में 6 हफ्तों की लगातार वीकली गेन्स पर ब्रेक लगी है और अगर हम नैस्डैक की बात करें तो लगातार 7वें हफ्ते हमने नैस्डैक में तेजी बनते हुए देखी है। ये हफ्ता अमेरिकी बाजारों के लिए और हम कह सकते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजोन, एप्पल के नतीजे आएंगे इस हफ्ते में। तो निश्चित तौर पर क्रूशियल वीक होगा और बहुत ही कह सकते हैं रिजल्ट हेवी वीक है अमेरिकी बाजारों के लिए। 5 नवंबर को वहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने हैं, उसके पहले बहुत ही अहम हफ्ता नतीजों के लिहाज से ये है। फिलहाल अगर हम बात करें तो संकेत अच्छे हैं। डाउ फ्यूचर्स 170 अंकों पर है और अगर हम नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो वहां पर करीब 125 अंकों के आसपास की मजबूती है। और जैसा कि आप बता रहे थे कि जापानीज मार्केट में आज हम तेजी देख रहे हैं, हालांकि वहां पर जो स्नैप इलेक्शन करवाए थे सत्तारूढ़ जो गठबंधन है यानी कि रूलिंग जो कोलिशन है, उसमें उनको थोड़ी निराशा हाथ लगी है। जो उम्मीद करके उन्होंने इलेक्शन करवाए थे वो रिजल्ट नहीं आया उनके फेवर में, बावजूद उसके मार्केट ऊपर है। हालांकि हम देख रहे हैं कि हांगकांग के बाजार, चीन के बाजार थोड़े से नरम है। हमारे लिए ये ठीक है, चीन के बाजार, हांगकांग के बाजार थोड़े नरम रहे, अच्छी चीज है। तो ओवरऑल अगर हम कहें डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर्स भी ऊपर है। क्रूड में हमने नरमी देखी है, क्रूड आ गया है $73 के भी नीचे, एक पॉजिटिव संकेत वहां से आया है और गिफ्ट निफ्टी इस वक्त संकेत दे रहा है 30 अंक ऊपर। शायद हो सकता है कि जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है ना, इसके मुकाबले आज हम मजबूत शुरुआत करेंगे। हालांकि बाजारों के लिए एक डर लगातार बरकरार है, वो है कि अक्टूबर में अब तक FIs की
1 लाख करोड़ रुपए की सेलिंग हो चुकी है। तो हो सकता है कि ये चीज बाजारों को परेशान करे। अदरवाइज देखेंगे तो ग्लोबल संकेत आज बाजार के लिए ठीक है। बिल्कुल, तो एफआईआईज और डीआईआईज की बात करें तो शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में फिर एक बार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बिकवाली की। करीब 3030 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार को दिखी, लेकिन डीआईआईज ने 4200 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 960 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में 13,500 करोड़ की खरीदारी शुक्रवार को दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 4,100 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 2,260 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार को दिखी। लेकिन याद रखें, अक्टूबर में अब तक एफआईआईज ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा के शेयर बेचे हैं, तो वो ट्रेंड शुक्रवार को भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। लेकिन आज निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए और क्या रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं आज का दिन कैसा रह सकता है और कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए? देखिए आशीषा, आज का दिन ओवरऑल मार्केट्स के लिए थोड़ा कंसोलिडेशन के दिन पर रहेगा। आपको मालूम है कि हमने जब से 24,800 को ब्रेक किया तब से मार्केट ने कोई अटेम्प्ट नहीं लिया वापस ऊपर आने की, और आपको हमने 24,800 के लेवल की इंपॉर्टेंस ऑलरेडी पहले भी नोटिस करवाई हुई है, और एक बार नहीं कई बार करवाई हुई है। एक बार नहीं बल्कि कई बार आपको लेवल्स की हमने नोटिस करवाया होगा कि 24,800 की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, आप उसको इस तरह से इग्नोर ना कीजिएगा। ठीक है, तो जब से 24,800 ब्रेक हुआ है तब तक ये प्रॉब्लम बनी रहेगी, और वापस आपको हील होने के लिए कम से कम आप 24,500 का नंबर्स को लेके आना होगा। ये जो गिफ्ट निफ्टी हल्की सी बढ़त है, ये हल्का सा कंसोलिडेशन का सिर्फ एक सूचक है, इसके अलावा ऐसा और कुछ नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मार्केट के पास क्योंकि अब हम एक्सपायरी वाले वीक में भी हैं, ये हफ्ता वाले दिवाली का भी है लेकिन एक्सपायरी वाला वीक भी है, इसको भी नहीं भूलना चाहिए। और अभी तक की जो पोजीशंस हैं वो ये कह रही हैं कि कोई भी लॉन्ग साइड पे बड़ी पोजीशन रोल ओवर नहीं हो रही है। 2 पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि एफआईआईज की होल्डिंग, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा ज्यादा। वो करीब 35% पे होल्ड है। कैश में माल बेचे जा रहे हैं, जो भी आप बता रहे थे कि अक्टूबर में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का माल उन्होंने बेच दिया। कुल मिला के मार्केट को अगर यहीं पे टिकना है, मैं फिर से वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, 24,800 का कभी आपको नहीं कहा कि बाजार में आप कॉन्फिडेंटली आइए। हम हमेशा आपको रोकते रहे हैं कि जब तक 24,800 नहीं होता रिपेयर, मार्केट के अंदर आने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट माई सेल्फ, 24,800 मार्केट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। एक बार ही जब तक हील नहीं होता फिर बड़ी पोजीशंस ना रखिएगा मार्केट के अंदर। और 24,000 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया, ये पैनिक लो भी है एक्चुअली में, जो रिसेंटली बना है फ्राइडे वाले सेशन के अंदर। सेम विद बैंक निफ्टी 50,000 एक पैनिक लो जैसा बना था, तो आप उसको भी एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 50,400-300 की रेंज का। तो ये मोटा मोटी तो सपोर्ट एरिया है। एग्रेशन ना दिखाइएगा, ये ना देखिए कि बाजार बहुत टूट गया है हमें चलना है, क्योंकि एक्सपायरी का वीक है। जिस तरफ डाटा रोल करेगा उसी तरफ मार्केट अपने आप को ट्रैक करेगा। मार्केट काफी लाइट है, इसके स्विंग बढ़े आ सकते हैं। बी अवेयर, थोड़ा सावधानी से ट्रेड कीजिए। बायसनेस को फेयर रखिए अपना, ना ही बुल्स बनिए ना ही प्री मैच्योर बियर बन जाइए। जो मार्केट का डाटा कहता है वैसे ही बन जाइए। बिल्कुल, तो ये कुछ लेवल्स है जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए, थोड़ा सा कॉशियस बने रहे। और गिफ्ट निफ्टी में पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं, लेकिन डिम्पी का मानना है कि आज के दिन कंसोलिडेशन भारतीय बाजारों में दिखाई दे सकता है। बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत भी जुड़ चुके हैं। अक्षय, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। क्या आपको भी लगता है कि आज के दिन भारतीय बाजारों में कंसोलिडेशन रहेगा, और रणनीति बताइए आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। गुड मॉर्निंग आशीषा। तो अगर आप देखें निफ्टी में सपोर्ट एरिया थोड़ा दूर है, अभी तक 23,850 से 24,000 के आसपास आ रहा है। 24,000 में काफी पुट राइटिंग है, और ये मंथली एक्सपायरी है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं डाउनसाइड कैप रहेगा, ये हमारा मानना है। अगर आज की बात करें तो थोड़ा सा चॉपी रह सकता है, बट ओवरऑल जो डेटा पॉइंट्स है, क्योंकि आप फ्यूचर्स में देखे गए 3 दिन में थोड़ी सी जो है बाइंग के नंबर्स इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआई की तरफ से देखने को मिल रहे हैं, तो मेरा मानना है कि शायद 24,050 से 24,100 ये डे ट्रेडिंग के लिए शायद एक अच्छा सपोर्ट बनेगा। थोड़ी सी रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है डे ट्रेडिंग में। लेवल्स रहेंगे 24,100 ये आपका सपोर्ट है, और अगर थोड़ा सा रिकवरी आए तो 24,450 से 24,500 ये रेजिस्टेंस एरिया बन सकते हैं।
बैंक निफ्टी में थोड़ा सा व्यू अलग है, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमने एक नेगेटिव ब्रेकडाउन देखा है पिछले ट्रेडिंग सेशन में, तो वहां पे बाइंग करने की सलाह नहीं है। अगर बाजार होल्ड आउट करेगा तो सेल ऑन रैलीज वाला सिनारियो रहेगा बैंक निफ्टी में। 50,700 का क्लोजिंग था, तो 51,000 के आसपास काफी कॉल राइटिंग है, वो एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा डे ट्रेडिंग में, और हल्की सी अगर उछाल मिले तो बेच के काम करने की राय रहेगी बैंक निफ्टी में। बिल्कुल, तो ये रणनीति इंडेक्स लेवल पर आपको बनानी चाहिए। लेकिन अक्षय, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज खरीदारी के मौके कहाँ बनेंगे आज? जी, स्टॉक स्पेसिफिक तो एक फार्मा शेयर चुना है, जो है टोरेंट फार्मा, जिसमें एक पॉजिटिव ट्रेडिंग हमने पिछले ट्रेडिंग सेशन में देखा, लॉन्ग एडिशंस देखे डेरिवेटिव्स में, और यहाँ पे हमारा मानना है कि 35.27 और 35.52 ये दो टारगेट एरिया से आप बाइंग की पोजीशंस बना सकते हैं। स्टॉप लॉस बनेगा 3372 का। दूसरा ट्रेड है एस्ट्रल, जो एक बहुत ही अहम सपोर्ट बेस से एक रिकवरी की कोशिश कर रहा है। पिछले ट्रेडिंग में हमने थोड़ी सी रिकवरी भी देखी डे ट्रेडिंग में, और मानना है कि शायद रिकवरी आएगी एस्ट्रल में, जिसके चलते 1852 और 1867 ये दो टारगेट एरिया आपको जल्दी दिखेंगे। स्टॉप लॉस बनेगा 1767 का। बिल्कुल, तो एस्ट्रल पर खरीदारी की राय, और इसी के साथ फार्मा सेक्टर से टोरेंट फार्मा, यहाँ पर भी खरीदारी की राय है। अक्षय, और एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। पिछले हफ्ता भारतीय बाजारों के लिए काफी कमजोर था और 3 सेक्टोरल इंडिसेस में 7% की गिरावट दिखी, रियल्टी, मेटल और मीडिया। क्या आपको लगता है इन तीनों ही सेक्टर्स में से कोई इंडेक्स में खरीदारी के मौके पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद अब बन सकते हैं? जी, तो ये तीनों सेक्टर काफी पिटे हुए थे, और स्पेशली रियलिटी सेक्टर में काफी गहरी पिटाई आप बोल सकते हैं ये महीने में हमने देखी है। तो एक्सपायरी का वीक है, उसके चलते थोड़ा सा एक शॉर्ट कवरिंग का जो डेरिवेटिव्स में बाउंस बैक होगा, ये हमें शायद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ देखने को मिले। प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक कोई संकेत नहीं है, बस एक कॉन्ट्रा बैट है, क्योंकि काफी ओवरसोल्ड है रियलिटी सेक्टर। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा अगर बाउंस बैक मिलता है प्राइस में फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेडिंग में आज के क्षेत्र में, तो आपको तुरंत इसको बाइंग की तरफ बनाना है। एक ट्रेडिंग बाउंस बैक 3 to 4% का रिकवरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेक्टर काफी ओवरसोल्ड है और एक प्योरली एक कॉन्ट्रा बैट है। बिल्कुल, तो ये राय रियल्टी शेयरों पर और रियल्टी सेक्टर पर। शुक्रिया अक्षय, समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब कई सारे नतीजे शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट आवर्स के बाद आए। जिनय अब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। जिनय, गुड मॉर्निंग। कई सारे नतीजे आए, बताएं नतीजे कैसे रहे और स्टॉक कैसे इम्पैक्ट कर सकता है? जी बिल्कुल, तो नतीजे काफ़ी देखने मिले, उसमें से हमें काफ़ी बैंकिंग सेक्टर्स के नतीजे देखने मिले। तो शुरुआत करते हैं आईसीआईसीआई बैंक से। ओवरऑल देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नतीजे देखने मिल रहे हैं। अगर हम नेट इंटरेस्ट की बात करें तो वहाँ पे 16% की बढ़ोतरी देखने मिल रही है। वहीं पैट में भी हमें 14.5% का ग्रोथ नज़र आया है। वहीं प्रोविजंस की बात करें तो वहाँ पे हमें प्रोविजंस डबल होते हुए ऑलमोस्ट दिख रहे हैं। 1,233 करोड़ का प्रोविजंस देखने मिला है वर्सेस 583 करोड़, तो एक बड़ा जंप हमें प्रोविजंस में नज़र आया है। इसी के अलावा अगर एनपीएस की तरफ देखें तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा सुधार देखने मिला है। आगे चलेंगे, बंधन बैंक के बारे में बात करेंगे। टोटल ओवरऑल इन लाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले। एनआईआई की बात करेंगे तो 20% की ग्रोथ देखने मिली है। वही पैट में मुनाफे में करीब 30% की ग्रोथ नजर आई है। उसी के साथ कंपनी ने मिस्टर पार्था प्रतिम सेनगुप्ता को अप्रूव किया है एज ए एमडी और सीईओ के रोल के लिए। इसी के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट्स पर अब नजर डालते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देखने मिले हैं। एनआईआई में देखेंगे तो 7% की ग्रोथ है, वहीं पैट में 23% का ग्रोथ नजर आया है। और एनपीएस की बात करेंगे तो वहाँ पे भी हमें एक अच्छा सुधार देखने मिला है। लेकिन एक हाईलाइट ये रहेगा कि मैनेजमेंट में आगे चल के 100 बेसिस पॉइंट्स का कट का कमेंट्री दिया है, तो उन्होंने अपनी जो गाइडेंस है वो 100 बेसिस पॉइंट से कट किए, तो ये एक मेन हाईलाइट फैक्टर रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। इसी के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे हमें थोड़े से वीक नज़र आ रहे हैं रिजल्ट्स। नेट इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 21% से बढ़ा है। वहीं पैट की बात करेंगे तो वहाँ पे एक हमें भारी फॉल नज़र आया 70% का। 200 करोड़ का पैट कंपनी ने रिपोर्ट किया है वर्सेस 751 करोड़ का। और ये जो फॉल है इसमें अगर प्रोविजंस देखेंगे तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हमें प्रोविजंस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 1700 करोड़ वर्सेस 530 करोड़ का प्रोविजन
तो एक काफ़ी बड़ा जंप हमें प्रोविजंस में नज़र आए। इसी के अलावा दूसरे फाइनेंस सेक्टर्स से अगर हम रिजल्ट देखेंगे तो श्रीराम फाइनेंस के अच्छे नतीजे देखने मिले, एनआईआई में एक अच्छा जंप देखने मिला 19% का, वही मुनाफे में भी 18% का ग्रोथ हमें नज़र आया है। इसके अलावा आरईसी एक और इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स, एनआईआई में 23% का ग्रोथ, वही मुनाफे में भी करीब करीब 6.5% का ग्रोथ नज़र आया है। इसके बाद हम देखेंगे तो इंडिगो के रिजल्ट्स की तरफ बात करते तो ओवरऑल इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले। आई में देखेंगे तो 13.5% की ग्रोथ नज़र आई है। वही कंपनी ने पिछले साल नेट प्रॉफिट ये क्वार्टर में दर्ज किया था, वही ये साल कंपनी ने नेट लॉस रिपोर्ट किया है। 988 करोड़ का नेट लॉस कंपनी ने रिपोर्ट किया है वर्सेस 188 करोड़ का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये एक रहेगा देखने का फैक्टर। उसी के अलावा अगर मार्जिन की बात करें तो वहाँ पे भी एक हमें बड़ी गिरावट नज़र आ रही है। 11% मार्जिन कंपनी के देखने मिले वर्सेस 18.8% के। और लास्टली CDSL के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे तो आय में और नेट प्रॉफिट में दोनों में करीब करीब 50% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने मिले। वही मार्जिन्स में हमें थोड़ा सा प्रेशर नज़र आए। तो डिस्पाइट अर्निंग्स आय और मुनाफे में एक अच्छा ग्रोथ देखने मिला है, मार्जिन्स पे थोड़ा दबाव देखने मिला। बिल्कुल, तो कई सारी बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनियों के नतीजे आए और उसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन और CDSL इन स्टॉक्स पर भी आज नजर रहेगी नतीजों के दम पर। जिन्हें शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा डाल लेते हैं और इस बीच हमारे साथ वरुण स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। कई सारे नतीजे आए थे तो कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी होंगी, बताए क्या निकल कर आया है? गुड मॉर्निंग आशीषा। तो शुरुआत करूंगा ICICI बैंक के साथ क्योंकि सबसे दमदार रिपोर्ट्स यही निकल के आई है। सारे के सारे ब्रोकरेज अगर आप देखेंगे तो एक सुर में सबने अपने प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं। सबसे पहले नोमुरा खरीदारी के साथ प्राइस टारगेट 1420 से बढ़ा के 1575 का किया है। जेफरीज ने भी खरीदारी की सलाह प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है, 1460 से बढ़ा के 1550 के कर दिए हैं। और इन्वेस्टेक ने भी खरीदारी की सलाह दी है, प्राइस टारगेट 1350 से बढ़ा के 1450 किए हैं। सबको कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो अच्छी लगी है और साथ ही साथ जो एसेट क्वालिटी है, निम्स है, ये सब अच्छा लगा है, इसके लिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, इन्वेस्टेक ने होल्ड का कॉल दिया है, लेकिन यहाँ पे प्राइस टारगेट 280 से काट के 260 का किया है। इनका कहना है कि PPOP अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा वीक था और जिस तरह से इन्होंने थोड़ा बहुत काटा है गाइडेंस अपना, उसका इम्पैक्ट देखने यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि एसेट क्वालिटी अच्छी है। कोल इंडिया जेफरीज की खरीदारी की सलाह है, प्राइस टारगेट 600 से काट के 570 का कर दिया है। इनका कहना है कि Q2 जो है थोड़ा वीक था और इसके लिए इन्होंने अपने जो EPS एस्टिमेट है उनको काटा है। इंडिगो कोटक की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, प्राइस टारगेट 5400 से काट के 5200 का किया है। इनका कहना है कि थोड़ा बहुत मिस देखने मिला है कंपनी के ओवरऑल नतीजों में। हालांकि डिमांड ट्रेंड जो है वो अभी भी स्ट्रांग है, प्राइसिंग ट्रेंड्स जो है वो थोड़े बहुत वीक है। श्रीराम फाइनेंस यहाँ पे HSBC की खरीदारी की सलाह, प्राइस टारगेट 3600 से बढ़ा के 3725 का किया है। नतीजे अच्छे लगे हैं। ओला इलेक्ट्रिक HSBC ने खरीदारी की सलाह दी है, लेकिन प्राइस टारगेट 140 से काट के 110 का किया है। इन्होंने कुछ सर्विस स्टेशन को विजिट किया है, सिचुएशन इंप्रूव हो रही है लेकिन उसको नॉर्मलाइज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये इनका कहना है। और इंडिगो पे एक्चुअली जेफरीज की भी एक रिपोर्ट आई है जहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है, लेकिन प्राइस टारगेट 5225 से काट के 5100 का कर दिया है। तो यहाँ पे भी आप ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। शुक्रिया वरुण पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ कुंवरजी ग्रुप के रवि दियोरा जी जुड़ चुके हैं। रवि, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले ब्रेंट क्रूड की ही बात करेंगे। ओवरनाइट 5% की गिरावट दिखी है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस ईज होते हुए नजर आए, जिसके चलते ऑयल के प्राइसेस में गिरावट दिखी। यहाँ पर क्या रणनीति बनानी चाहिए 5% की गिरावट के बाद? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आई थिंक लास्ट सेशन में 2 से 2.5% की जो बढ़त थी जियोपॉलिटिकल रिस्क के चलते, वो अभी गिरावट में तब्दील हो चुके हैं। पर्टिकुलर जिस हिसाब से इजराइल ने प्रॉमिस किया था कि वो न्यूक्लियर एंड ऑयल फैसिलिटीज पे अटैक नहीं करेंगे, तो आई थिंक ऐसा ही हुआ। एंड अभी जब तक ईरान को रेगुलेशन नहीं करता, तब तक मार्केट ऐसे समझ रहा है कि अभी ये जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है वो थोड़े साइडलाइन होते हुए पर्टिकुलर बिटवीन ईरान एंड इजराइल हो सकते हैं। तो आई थिंक इस हिसाब से आज प्राइसेस में एक अच्छा रिएक्शन डाउन साइड का है। हालांकि अगर 4 से 5% की गिरावट के साथ ओपन हो तो वेट एंड वॉच एंड सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रखे। कल 6040 पे क्लोज हुआ था, आज जिस हिसाब से 5% की गिरावट है, शायद ये 300 पॉइंट और गिरावट के साथ ही ओपन होगा। एंड उसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 5720। तो ध्यान रखें, ये जब तक ब्रिज नहीं होता आई थिंक बड़ी गिरावट की आशा नहीं रखनी चाहिए।
गैप डाउन ओपनिंग के बाद अगर कोई उछाल मिलता है टिल 5900 तो आई थिंक एक सेलिंग का मौका होगा। एक छोटा स्टॉप लॉस 5940 एंड डाउन साइड 5700 तक के लेवल आज इंट्राडे में आते दिख सकते हैं। बिल्कुल, तो 5700 तक के लेवल इंट्राडे में क्रूड पर दिखाई दे सकते हैं। और रवि, सोने चांदी पर आपकी क्या राय होगी? सोने की बात करें तो पिछले 3-4 दिनों में स्टेडी हो चुका है $2740 पर आउंस के आसपास। सोने और चांदी पर क्या रणनीति बनानी चाहिए? आज थोड़ा दोनों कमोडिटीज में प्रभाव सेलिंग साइड होगा। पर्टिकुलर जो बॉन्ड यील्ड्स यूएस के बढ़ रही है, साथ में डॉलर इंडेक्स भी स्ट्रांग हुआ है क्योंकि जो जापान के इलेक्शन के वर्डिक्ट आए हिसाब से येन में कमजोरी देखने को मिले, इसका सीधा फायदा डॉलर को मिला है। तो जब तक अब डॉलर स्ट्रांग होगा तब तक थोड़ा एक अनवाइंडिंग प्रेशर होगा। और सेम जो क्रूड में मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी कि कुछ जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होगी, तो ये जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हुए, हालांकि उसके कोई सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं दिख रहे मार्केट को। तो आज जो थोड़ा सेफ हेवन अपील भी दूर होगा, साथ में डॉलर इंडेक्स के भी कमजोर है, तो गोल्ड सिल्वर दोनों वीक रह सकते हैं। गोल्ड में वीक वाले करें, स्टॉप लॉस रखे 79,000 का एंड 77,900 तक का टारगेट आपको इंट्राडे में आते हुए दिख सकते हैं। बिल्कुल, तो सोने पर बिकवाली की राय, लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स पर रवि आपकी क्या राय रहेगी? यहाँ पे सेलिंग का ही कॉल होगा। मार्केट को हर रोज कोई चाइना से नए स्टिमुलस के एक्सपेक्टेशन और काफी टाइम से चाइना ने कोई मेजर स्टिमुलस अनाउंस नहीं किया। और जब भी डॉलर स्ट्रांग होता है, मेटल्स में थोड़ा वीकनेस होता है। जिंक में बिकवाली करे 289 के करीब, 283 का टारगेट होगा, 292 का स्टॉप लॉस। तो आई थिंक ये कमोडिटी सबसे ज्यादा चली थी चाइना के न्यूज की वजह से, और यहाँ मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो जिंक पर भी आपकी राय है बिकवाली की, 283 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। रवि, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए। जाते जाते गिफ्ट निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं। करीब 40 अंकों की तेजी के साथ 24,230 के आसपास पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए।